नमस्कार दर्शकों, जनसंपर्क के विशेष कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर उज्जैन के निवासी एवं पुरातत्व विभाग से सेवानिवृत्त वरिष्ठ आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर नारायण व्यास को उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया है। डॉक्टर व्यास ने अपने जीवन के दशकों तक पुरातत्व, उत्खनन, शोध एवं धरोहर संरक्षण के क्षेत्र में सतत कार्य करते हुए भारतीय इतिहास को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प साकार किया है, वो आज युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गया है। जनसंपर्क वार्ता में हम उनसे उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की यात्रा को जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसंपर्क के इस विशेष कार्यक्रम में, और सबसे पहले आपको पद्मश्री की जनसंपर्क की ओर से बधाई। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, सभी को, पूरे स्टाफ को आपके। बिल्कुल सर, शुरुआत हम कार्यक्रम की पहले सवाल से इससे करेंगे कि आपने भीमबेटका, सांची, उज्जैन सहित प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप इस सम्मान को मध्य प्रदेश और उसकी विरासत के प्रति अपने योगदान की मान्यता के रूप में किस तरह से देखते हैं? सर, पहले बता दूं, मैं पूरे भारतीय पुरा सर्वेक्षण में जो सर्विस में 37 वर्षों तक रखा, उन्हें देश के कई स्थानों पर मैंने काम किया, लेकिन मेरा जो सबसे ज़्यादा समय है मध्य प्रदेश में निकला। मध्य प्रदेश जो भोपाल सर्कल है, इसमें मैंने काम किया है, और इसके अंदर कई ऐसे स्मारक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं, और कोई विश्व धरोहर है, कोई राष्ट्रीय धरोहर है, कोई प्रादेशिक धरोहर, कई तरीके से स्थान है जो आज देश का नाम पूरे विश्व में कर रहे हैं। विशेष रूप से हम देखा जाए, हमारे भोपाल के इसके आसपास सांची और भीमबेटका ऐसे महत्वपूर्ण स्थान है जो विश्व के अंदर एक अपने कला का और उसकी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसमें जो भीमबेटका है, सबसे प्रथम मेरे जीवन की बहुत बड़ी तपस्या है यहाँ पर कि मेरे गुरु डॉक्टर वाकणकर साहब, मैं उनका शिष्य रहा, मैं उनका असिस्टेंट था, और उन्होंने मैं यहाँ सबसे पहले काम पे सीखा, क्योंकि मैं शुरू में बेरोजगार था। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुमको मेरे पास रखूँगा, मेरे पास काम सिखाऊंगा, तुमको कहीं काम पे लगाऊँ। तो तब से मैं उनके मार्गदर्शन में वहाँ काम किया। लगभग 10 किलोमीटर क्षेत्र में लगभग 1000 शैलाश्रय है, जिसमें आदि मानव रहा करते थे और अपने अभिव्यक्ति चित्रों रूप में बनाते थे, वो करते। फिर उन्होंने मेरे को सुझाव दिया था आगे काम करने। तो अपने कार्य के साथ साथ ही मैंने इसके अंदर PhD मैंने पहले कर ली थी, DLIT इसमें किया है, जिसके अंदर भोपाल के आसपास के क्षेत्रों का तुलनात्मक अध्ययन, विशेष रूप से भीमबेटका इसमें काम किया। और चूँकि ये खेल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, तो यूनेस्को ने भी इसको एक महत्ता माना और हम लोगों से उसका प्रपोजल तैयार किया, और 2001 में हमने प्रपोजल तैयार करके वहाँ भेजा यूनेस्को में भारतीय पुरा सर्वेक्षण के माध्यम से, और जुलाई 2003 में इसको विश्व धरोहर घोषित किया। ये विश्व धरोहर घोषित करने का ये कारण था कि ये जो आदि मानव की सभ्यताओं का जो स्थान है, ऐतिहासिक स्थान है, हजारों लाखों साल पुरानी सभ्यता है, ये विश्व में ऐसा पहला स्थान है जो इतने बड़े स्थान पे इतना लंबा चौड़ा फैला हुआ है। बिल्कुल सर, बहुत ही महत्वपूर्ण और अतुलनीय कार्य ये रहा है। सर, पद्मश्री सम्मान की घोषणा आपके लिए किस प्रकार भावनात्मक क्षण है? सर, ये भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ। और एक लंबी यात्रा, और जब आप कार्य करते हैं और उसका इस तरह से परिणाम सामने आता है कि न केवल देश बल्कि मध्य प्रदेश में देश का सर मान बढ़ाया है। सर, ऐसा है कि मैं डॉक्टर वाकणकर जी का विद्यार्थी रहा हूँ, पुरातत्व के क्षेत्र में उन्हीं के मार्गदर्शन में काम किया, और मेरे को अच्छी तरह से आज से 50 साल पहले 1975 के अंदर ये डॉक्टर वाकणकर को पद्मश्री का अवार्ड मिला था भीमबेटका के कार्यों पर। तो तब से मेरे को मन में लगा कि ये कहीं भविष्य में हमें भी मिले तो कितना अच्छा हो, लेकिन उसने जब एक कम कल्पना थी, लेकिन कल्पना को स्वीकार करने के लिए, सपने देखने के लिए आँख खोल के भी देखना पड़ता है। तो उस क्षेत्र में जैसे वो काम करते थे हमारे गुरुदेव, उसी प्रकार मैंने काम शुरू करना शुरू किया। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे वो संघर्ष और जब इतना डेडिकेशन उसमें चाहिए सर। और ये ऐसा, ये पुरातत्व के क्षेत्र ऐसा काम है, इसमें पूरा अपना त्याग करना पड़ता है, जुनून लाना पड़ता है, तभी वो इसके अंदर काम होता है। इसके बिना कोई काम यहाँ होता नहीं है। तो मेरे को ये लगा था कि ये काम करना चाहिए, इतना बड़ा क्षेत्र, घना जंगल है, जानवरों के बीच में कैसे काम करना। तो मेरे को वो एक आत्मिक प्रेरणा मिली कि भाई जैसे मेरे गुरुदेव काम करते तो मेरे को भी करना चाहिए। तो वो एक चुनौती थी मेरे लिए, ऐसी चुनौती थी कि इतना बड़ा जंगलों में घिरा, जानवरों से घिरा काम कैसे होगा। तो मन में लगा, फिर मैंने ये ठान लिया कि उनके साथ रह के, उनके बाद में भी काम रह के मैं ये काम पूरा करूं, और मैंने पूरा काम पूरा किया। और आज सबके सामने देखिए, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में विभाग के माध्यम से, और हमने मेहनत करके उसके विश्व धरोहर में लाए। तो ये ऐसा है कि ये जुनून हर व्यक्ति में ऐसा आना चाहिए कि हम कोई भी खोज करें, कोई अनुसंधान का, तो ऐसा करें कि उसकी गहराई तक जाए और उसके मूल जड़ तक लाके सबको सामने लेके आए और उनको बताएं ये चीज़ें क्या है। व्यास जी, रिटायरमेंट के बाद भी जो आपका जुनून है वो लगातार जारी रहा, तो इसके पीछे कोई प्रेरणा कर रही थी?
ये मैं जब 2009 में सेवानिवृत्त हुआ, लेकिन मैं जब मैं काम लगातार करता फिर मेरे को लगा कि यदि मैं काम यदि बंद कर दूंगा तो ये आगे मैं कैसे काम करूंगा। मेरे पर घर में कोई पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी जिम्मेदारी अब ये है कि मुझे अभी धरोहर को आगे बढ़ाना है ताकि आम जनता इसके बारे में जान सके कि हमारी धरोहर है। और इस प्रकार से मैंने कई संस्थाओं से जोड़ा, कोई सरकार के साथ भी जुड़ा हूँ, कई संस्थाओं से जोड़ के फिर हमने अभियान चलाया। और विशेष रूप से इतिहास संकलन समिति हमारे मध्य प्रांत की है, मैं उसका अध्यक्ष भी रहा हूँ। लेकिन हमने अपने पूरे टीम को बुला के साथ साथ जाके सर्वे करने जाते हैं। तो ये सर्वे के अंदर ये परिणाम निकला 2014 में जो भारत की सबसे बड़ी दीवार और बहुत पुराने अवशेष हमारे रायसेन जिले में मिले, वो आज लोग आश्चर्य करते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ें कैसे सामने आ गई। तो हमने फिर वो उसको परीक्षण किया। ये 11वीं शताब्दी का क्षेत्र है। वो परमार राजाओं के फिर दुश्मनों से लड़ाई भी होती थी और उससे बचने के लिए उस समय वो दीवार बनाई थी। वो दीवार को आप जब देखेंगे आप आश्चर्य करेंगे कितने सुंदर ढंग से तकनीकी प्रयोग से उनको जोड़ा गया बिना मिट्टी गारे के सबके। और उसके अंदर देखा जाए तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बहुत बड़े मिले, मंदिरों के अवशेष मिले हैं, ताकि यदि हम चाहते हैं उसका उत्खनन हो जाए और लोग सामने आए तो वो भी एक विश्व धरोहर स्थान बन सकता है। बिल्कुल सर, 37 वर्ष से अधिक काम आप लगातार कर रहे थे सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण के लिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन सा कार्य आपको सबसे अधिक प्रिय और संतोषदायक आपको लगा? ये सेटिस्फाइड हूँ इससे आप। जैसे है जब पुरातत्व का क्षेत्र ऐसा है, इसमें कई विधाएं हैं। उसमें पुरातत्व गुथन भी है, स्थापत्य कला भी है, मूर्ति कला भी है और आदि मानव की सभ्यताओं की भी खोज भी है। तो इन सब कामों के अंदर मैंने सब काम का असेसमेंट किया, तोला देखा कि आदि मानव की सभ्यता है वो सब लोगों के सामने आनी चाहिए। क्योंकि हम भोपाल क्षेत्र में बैठे हैं, सांची भीम वो सब लोग हम सब तरफ जानेंगे, सब चीज़ जानते हैं, लेकिन आदि मानव की सभ्यता से भरा पूरा ये प्रदेश, ये क्षेत्र है, ये आज लोगों को कम पता है। तो ये हमारे पर भोपाल के आसपास इतनी बड़ी बड़ी गुफाएं बनी, लोग उसको जाने। तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है कि आदि मानव सभ्यताओं को कैसे हम सामने लाएं। इसके लिए सबसे पहला ये कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उसके वो मिडिल क्लास में 6ठी 7वीं 8वीं एक ये विषय है सोशल साइंस, उससे प्रारंभ में ये सब आदि मानव की सभ्यताओं के ऊपर बताया। तो मैंने प्रण किया, मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजों में जाता हूँ, मेरे साथ मेरी पत्नी भी जाती है। पुरातत्व है, विद्यार्थियों के लिए कितना प्रासंगिक है पुरातत्व का इशू? ये पुरातत्व का इतना प्रासंगिक है, बच्चे इसे जब तक प्रैक्टिकली नहीं देखेंगे, आप चित्र बताएंगे समझ नहीं आएगी। जब उनको पत्थर के हथियार बताएंगे, जो भाला है, कुल्हाड़ी है, कुछ एक्टिंग करके बताएंगे तो लगेगा वाकई में ये बहुत अच्छी चीज़ है। और बच्चे उसको देख के झूम जाते हैं और हाथ में लेके देख तो पूछ लिए जीवाश्म क्या है, आदि मानव के भाले कैसे होते हैं, पत्थर कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो हम उनको बना के बताते हैं, दिखाते हैं, देखो तुम्हें चित्र किताबों में है और ये चीज़ ये है। ऐसे करने पर उनको बच्चों को अच्छे नंबर भी आते हैं। क्योंकि मेरी मिसेज भी सोशल साइंस की टीचर थी, तो वो उन चीज़ों को स्कूलों में ले जाती थी। जब बच्चे नहीं समझते तो उसमें सबसे ज़्यादा नंबर लाने लगे। इतनी चीज़ें उसके अंदर हुई। तो ये जो नई जनरेशन आ रही है, जब तक हम उनको ये प्रैक्टिकली नहीं बताएंगे जा के, तब तक ये चीज़ समझ में आना मुश्किल है। इसलिए हम ये अभियान चला रखे, हम ये काम करना है। बिल्कुल सर, एक सवाल और कि आपके जीवन और कार्य पर आपके गुरु पद्म विभूषण डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर जी का क्या प्रभाव रहा और गुरु शिष्य परंपरा को आप किस दृष्टि से देखते हैं? ऐसा है, मेरे गुरु डॉक्टर वाकणकर थे। मैं बचपन से 1964 से जब मैं स्कूल पढ़ता था सबसे ज़्यादा पहले मैं फाइन आर्ट का विद्यार्थी था, लेकिन उनके संपर्क में रहने से धीरे धीरे पुरातत्व की तरफ रुझान आने लगा। तो मैं पुरातत्व की तरफ रुझान होने से फिर उन्होंने ये कहा कि मार्गदर्शन दिया कि तुम इसी क्षेत्र में आगे बढ़ो, चित्रकला तुम्हारे काम भी आएगी। तो फिर उन्होंने बताया, उसी हिसाब से मैं अपना सर्वेक्षण कार्य करता रहा, PhD की DLED के सब कुछ करता गया। उन्हीं के आधार वही मेरी प्रेरणा स्रोत है। और आज भी भले वो नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा आज भी मेरे कितनी बोलते हैं, हमेशा नारायण लेके नाम बुलाते थे कि तुम काम करो, जुनून होगा तुम अच्छा काम कर लोगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गुमनाम नायकों को पद्म पुरस्कारों के माध्यम से पहचान देने की पहल को आप किस तरह से देखते हैं? और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी विरासत से विकास के मंत्र को, मध्य प्रदेश को अभ्युदय, मध्य प्रदेश का सपना साकार करने की दिशा में लगातार कार्य करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का हमें बहुत अच्छा ये रवैया लगा कि उन्होंने एक इस पुरस्कार को आम आदमी से जोड़ा। आम आदमी इतने कलाकार है जो जनता के लिए काम करते हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि हम देखते हैं वो कितने पेंटिंग बनाते हैं, कितने कार्य करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसमें ये भी। तो उन्होंने ये कहा कि जड़ से जुड़ के लोगों को आगे लेके आना। तो उन्होंने यही अपने संकल्प लेके कि ऐसे लोगों को सामने लेके आए जो
अद्भुत कलाकार हैं जिसके सामने आने का कहीं आप भी सोच भी नहीं सकते, वो लोग सामने आए। और यही प्रेरणा मेरे को मिली, तब से मैं ये लगा हूँ कि मुझे भी ऐसा पुरस्कार प्राप्त हो ताकि मैं भी, और आज वो उसी कृपा से सफल भी हुआ। और दूसरा मोहन यादव जी जो यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो उनको वाकणकर जी से भी लगाव था, धरोहर से भी लगाव था, क्योंकि भीमबेटका रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित है। तो उन्होंने इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम ही टाइगर रिजर्व रातापानी वाइल्ड लाइफ वाकणकर जी के नाम से कर दिया। सर, पर्यटन को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल लगातार वो लेके जो जा रहे हैं, अपने कैंप लगा रहे हैं, बता भी रहे हैं, क्योंकि ये पर्यटन उद्योग ऐसा है, इसमें कई लोगों को रोजगार भी मिलता है, क्योंकि हमारे हजारों लाखों लोग आते हैं बाहर। पर्यटन बहुत से ऐसे स्थान है जिनके बारे में लोगों को पता नहीं। हमारे भोपाल क्षेत्र में इतने आदि मानव सभ्यताओं का स्थान है जहाँ लोगों को पता ही नहीं कि यहाँ इतनी इतनी चीजें हैं, तो वो चाहते हैं कि ये लोगों के सामने आए। इसलिए उन्होंने वो वाइल्ड लाइफ बोर्ड की भी स्थापना की। तो उससे पता चला वाइल्ड लाइफ में भी बहुत से सैकड़ों ऐसे स्थान हैं जो पुरातत्व महत्व के आज सामने आ सकते हैं। ये उनने यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी यादव साहब ने इसका प्रण भी लिया और वो इसका आगे बढ़ा रहे हैं, और हमें भी वो प्रोत्साहन देते काम करने के लिए। बिल्कुल। और सर, आखिरी सवाल ये कि पुरातत्व और सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए युवाओं को आप क्या संदेश देंगे, क्या प्रेरणा देंगे? सबसे पहले तो मैं ये युवाओं से ये आशा करता हूँ कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारे पूर्वजों की है। जिस प्रकार पूर्वजों ने इनको संभाल के रखा है, वैसे ही हमें संभाल के रखा है। हम किसी भी स्मारक में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, एक उसकी सुरक्षा का लिए, क्योंकि स्मारक जो हमें शांति का संदेश देते हैं, वो नहीं किसी का मनमुटाव, वो शांति का संदेश देते हैं। उस संदेश को समझना है और उस स्मारक को खराब नहीं करना। बहुत से नाम लिख जाते हैं, नाम कभी नहीं लिखना। कोई तोड़ फोड़ करते हैं, वहाँ खेलते कूदते हो, सब कुछ करते हैं, लेकिन स्मारक की वो एक प्राचीनता बनाए रखने के लिए वहाँ बिल्कुल वातावरण अच्छा रखना है, उसको न बिगाड़े, बल्कि कोई बिगाड़ता दिखे तो आप उसको रोकिए। जैसे कोई वहाँ खाना खा रहा है या कचरा फेंक रहा है तो आप उसको रोकिए और कहिए कि ये आपकी अपनी धरोहर है, इसको कभी ना बिगाड़े। यदि हम बिगाड़ेंगे तो भविष्य में हम किसको क्या बताएंगे। करियर किस तरह से बना सकते हैं इसके अंदर? पुरातत्व और इसके कैरियर क्षेत्र में बहुत ऐसे चांसेस मिलते हैं, उसको हमें समझना है उस कैरियर को। कारण क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, राज्य शासन, पर्यटन, यूनिवर्सिटी, यहाँ कई पुरातत्व विभाग होता है, इनकी समय से वैकेंसी निकलती है, और वैकेंसी के अनुरूप यदि हम लोग पढ़ेंगे और जो अप्लाई करेंगे तो निश्चित ही हमें यह जॉब इसकी मिल जाएगा। जी बिल्कुल। तो सर, मध्य प्रदेश का देश में आपने मान बढ़ाया है, और इस पद्मश्री सम्मान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई है। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।